आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 प्रोज वाला सेक्शन, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और जिसका लेखक का नाम है महात्मा गांधी। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते चलेंगे, आप लोग ध्यान देते चलेंगे, बहुत ही जल्द हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। तो लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका बर्थ 1869 में और डेथ 1948 में होता है, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में यहाँ बता रहा है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, यानी कि इनको जो है महात्मा गांधी को लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता था। बोलता है कि वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। कौन? महात्मा गांधी। आगे लिखा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किए थे, उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे सफलतापूर्वक। बोलता एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता पाने में ये मदद किए थे इस प्रकार से सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके। और आगे क्या बोलता है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, बोलता है कि 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। बोलता है कि 30 जनवरी यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक कट्टरपंथी के द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया था। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और यंग इंडिया नामक एक उनका पत्रिका हुआ करता था महात्मा गांधी का, उस पत्रिका में बहुत सारे वो लेख लिखा भी करते थे। तो ये याद रखिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनका ऑटोबायोग्राफी था और यंग इंडिया के लिए वो बहुत सारा लेख लिखते थे। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और बोलता है कि विभिन्न प्रकार के जो अवसर होते थे उनमें जब वो जाते थे भाषण वगैरह देने के लिए, तो रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। बोलता है कि वे सब उन्हें न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि एक सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट करते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट का मतलब ये जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जो है इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता की जो है वो ठोस नींव की बात करते हैं, मजबूत नींव की बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के बदलाव से पूरी तरीके से सामना किया है, समय के बदलाव के साथ ये अपने आप को बदला नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा है। बोलता है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। बोलता है कि एक पश्चिमी सभ्यता है जिसकी अपनी एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति होता है कि वो मटेरियलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, जबकि भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता को बढ़ाता है। इसलिए भारतीय सभ्यता के साथ पश्चिमी सभ्यता का तुलना नहीं किया जा सकता है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। और आगे हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं, देखिए क्या बोलता है। बोलते हैं कि आई बिलीव, यानी मेरा मानना है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में किसी से हार नहीं सकता है, ये पराजय है, आप पराजय है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, कोई भी चीज़ जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसके बराबर कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आगे बोल रहा है रोम वेंट, यानी कि रोम जो है वो ख़त्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फारस वाज ब्रोकन, और फारस जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कहलाता था, फारस की भी ताकत और शक्ति जो है वो टूट गई, ख़त्म हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान जो है जो कि पूर्वी सभ्यता की देश
है, लेकिन वो भी पश्चिमी रंगों में रंग गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बट इंडिया इज अ स्टील, लेकिन भारत किसी न किसी तरीके से समहाउ और अदर, किसी न किसी तरीके से एट द साउंड फाउंडेशन, अभी तक मतलब अपने ही नींव पर टिका हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। बोलता है कि यूरोप के जो लोग हैं वो लेसन सीखते हैं, मतलब कि कुछ सबक सीखते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम के द्वारा, जो ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा जो कुछ लेख लिखे गए हैं उसको पढ़ करके यूरोपीय लोग सोचते हैं कि हम कुछ सीखेंगे। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। बोलता है कि जो ग्रीस और रोम के द्वारा लिखा हुआ चीज़ों को ये पढ़ करके सोचता है कि हम कुछ सीखेंगे, यूरोप वाले लोग जो सोचते हैं, ये ग्रीस और रोम की अपनी कोई बहुत लंबे समय से कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कि ये अस्तित्व में नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। बताइए उसकी लेख को पढ़ करके सीखना चाहता है, क्या सीखेगा। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और इससे वो सीखने की ये कोशिश करता है कि द यूरोपियंस इमेजिन करते हैं, यूरोपीय लोग ये सोचते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी कि यूरोपीय लोग जो है वो ग्रीस और रोम के लेखों को पढ़ करके सोचता है कि जो गलती ग्रीस और रोम ने किया है वो गलती हम नहीं करेंगे, और उससे बचने का ये प्रयास करता है। सच इज़ द पिटिएबल कंडीशन, और ऐसी दयनीय स्थिति है यूरोपीय लोगों की। तो यूरोपीय तो हमारी कभी बराबरी ही नहीं कर सकता है। पैराग्राफ नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है कि इन द मिस्ट ऑफ का मतलब होता है के बीच में होना। तो इन द मिस्ट ऑफ दिस, इन सबों के बीच, इन सबों के बावजूद, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो इमूवेबल है, यानी कि अचल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इमूवेबल, इसको याद रखना है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही जो है भारत की सबसे बड़ी महिमा है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, और भारत के विरुद्ध जो है एक आरोप लगाया जाता है, आरोप थोपा जाता है, क्या कि दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिन, कि ये भारतीय सभ्यता के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और जिद्दी हैं, जो कि कभी बदल नहीं सकता है। बोलता है कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, और वो बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता के लोग इतने असभ्य, इतने अज्ञानी और इतने जिद्दी हैं कि किसी भी बदलाव के लिए इसको प्रेरित करना संभव नहीं है, इसको नहीं प्रेरित किया जा सकता है। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अब गांधी जी कहते हैं कि आखिर ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम असभ्य हैं, असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, जिद्दी हैं, ये हमारे मेरिट के विरुद्ध है, ये हमारे गुण, हमारी मेधावृत्ति होने का विरुद्ध में ये बोला जाता है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ की जो एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को झेलने के बाद जो चीज़ सत्यता सामने आता है उसको हम लोग बोलते हैं एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। वही बोलता है कि हमने जो परीक्षण करके ये पाया है वो अनुभव की निहाई पे पाया है, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने के बाद ये पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, और हम इस चीज़ को कभी बदल नहीं सकते हैं, बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बोलता है कि बहुत सारे आरोप जो है, बहुत सारे सलाह जो है वो थोपे गए हैं भारत के ऊपर। एंड शी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिर रहती है भारतीय सभ्यता। दिस इज़ हर ब्यूटी, और ये इसकी ब्यूटी है, यही इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीदों की रक्षक है। आगे पैराग्राफ नंबर 3 में क्या बोलता है देखिए, कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। देखिए सिविलाइजेशन क्या है, तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन जो है वो आचरण की वह एक शिक्षा है, विद्या है, विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, जो आदमी को दिखाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्तों को दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का जो प्रदर्शन होता है, कर्तव्य का जो कार्य होता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और नैतिकता का पालन करना जो होता है, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये परिवर्तनीय शब्द होता है। बोलता है कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी, देखिए नैतिकता का पालन करने का मतलब क्या है कि इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, कि हमारे मन और हमारी वासना पर जो है वो
जीत हासिल कर लेना, महारत हासिल कर लेना, उसी को हम लोग नैतिकता कहते हैं। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और गुजराती शब्दों के अर्थ में अगर समकक्ष, गुजराती समकक्ष इसको देखा जाए तो सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा आचरण होता है। आगे है पैराग्राफ नंबर 4, कहता है इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन सही है कि सिविलाइजेशन का मतलब अगर गुड कंडक्ट होता है, अगर ये डिफिनेशन सही है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने इसको बताया है, लेखकों ने बताया है नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो भारत को और भी किसी से कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसको वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ये है। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे है वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अब गांधी जी कहते हैं कि हमने ये नोटिस किया है कि मन जो है एक बेचैन पंछी के जैसा होता है, यानी कि मन एक बेचैन पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसको मिलता है उतना ही और ये अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और उसके बाद भी ये असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना हम अपनी वासनाओं में लिप्त होते जाते हैं, द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम, उतना ही हम लोग बेलकाम होते चले जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर, इसीलिए, सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग की सीमाओं पर एक लिमिट लगा दिया था, हमारी वासनाओं पर एक लिमिट लगा दिया गया था। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी जो है काफ़ी हद तक एक मानसिक स्थिति है। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, बोलता है कि एक आदमी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अमीर है तो वो खुश हो, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वो दुखी हो अगर वो गरीब है तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीर लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं, और द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब लोग होते हैं वो देखा जाता है कि खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और बोलता है कि लाखों लोग ऐसे होंगे जो हमेशा से गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, यानी देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसइल्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने विलासिताओं की वस्तुओं से और सुखों से हमें दूर रखा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउज एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, इसीलिए बोलता है कि हजारों साल पहले से चले आ रहे हैं हलों से ही हम काम चलाते हैं जो हमारे पूर्वज चलाते थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हम लोग उसी तरह की झोपड़ियों को बरकरार रखे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास हुआ करता था। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्व के समय में हुआ करता था, जो झोपड़ियाँ, कॉटेजेज, वही हम आज भी रखे हुए हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन, और वही हमारी स्वदेशी शिक्षा भी आज हम अपनाए हुए हैं। रिमेन्स द सेम एज बिफोर, जो पहले से चलते आ रहा है वही शिक्षा को आज भी हम लेकर के चल रहे हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग, और हमारे पास जो है वो लाइफ सिस्टम कोरोडिंग कंपटीशन जो है, जीवन क्षरण की ऐसी कोई भी प्रतियोगिता नामक व्यवस्था जो है वो पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, हर कोई अपनी अपनी पेशा को फॉलो करता था, और ट्रेड, और अपनी व्यापार को फॉलो करता था, यानी कि अपने काम को करते थे। एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और जो एक नियमित उसका चार्ज होता था, वेज होता था, जो उसका मजदूरी होता था वो लेते थे कोई भी लोग जो थे काम करने वाले। इट वॉज नोट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बोलता है कि ऐसा नहीं था कि हम लोग जो हैं वो मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे पूर्वज जो है वो ये चीज़ को जानते थे कि दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम लोग इस प्रकार के चीज़ों में अपने दिल को लगा दिए, अपने आप को झोंक दिए, तो वी वुड
बिकम स्लेव्स, तो हम लोग उसका गुलाम बन जाएंगे उस मशीन का। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, जो हमारी नैतिकता है, जो हम अपने नैतिक सूत्र को जानते हैं, वो खो देंगे। दे देयरफॉर, और इसीलिए उन्होंने आफ्टर ड्यू डिलीवरेशन, सभी कुछ उचित जानकारी विचार विमर्श के बाद जानबूझ करके डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया वी दैट, कि वी शुड ओनली डू, कि हम लोग केवल वही चीज़ करना चाहिए हम लोग को, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम कर सकते हैं अपने हाथों और पैरों से, केवल वही चीज़ हमें करना चाहिए। दे सॉ, उन्होंने देखा, यानी कि उन लोगों ने देखा, दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, कि हमारी जो वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य जो है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य जो है वो हमारे हाथ और पैरों का उचित उपयोग में ही निहित है। आगे देखिए क्या है, बोलता है कि दे फर्दर रीजन, और उन्होंने आगे रीजन दिया, तर्क बताया है, दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर, लार्ज सिटीज, बड़े सिटी जो होते हैं, बड़े शहर जो होते हैं, वो जाल के जैसा होता है, एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रांसेस, और बेकार बोझिल होता है, बेकार जाल के जैसा होता है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और वहाँ के लोग जो हैं उसमें खुश नहीं रह पाते हैं, उस शहर में खुश नहीं रह पाते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, और वहाँ जो है वो चोरों का और डाकुओं का गैंग्स होता है, प्रोस्टिट्यूशंस, और वहाँ पे वेश्यावृत्ति होता है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और उनमें जो है, उन शहरों में जो है वो बुरी प्रवृत्तियाँ जो है पनपते रहती है, उत्पन्न होते रहते हैं। एंड दैट द पुअर पीपल, पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाई रिच मैन, और वहाँ जो होता है अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को है वो लूट लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बोलता है दे वेयर देयरफॉर, इसीलिए उन लोग सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस, अपने छोटे से गांव में संतुष्ट रहते थे हमारे पूर्वज लोग। और आगे क्या बोलता है कि दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, उन लोगों ने देखा, क्या हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि राजा और जो उसकी तलवार होता है वो नैतिकता की तलवार के नीचे हीन हो जाता है, सामने नैतिकता के तलवार के सामने छोटा पड़ जाता है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स, और इसीलिए उन लोगों ने जो शासन किया ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पर, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, ऋषि और फकीर से नीचे रह करके ही उन्होंने इस धरती पर शासन किया, राजे और रजवाड़ों ने। आगे बोलता है कि अ नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसके पास इस प्रकार का इतने अच्छे संविधान लिखा हो, बोलता है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, सॉरी यहाँ आ जाएंगे, इज फिटर टू टीच अदर्स, जिसके पास ऐसा संविधान हो वो किसी दूसरे को सिखाने के लिए फिटर है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, किसी दूसरे से सीखने के बजाय वो किसी दूसरे को सिखाने के लिए फिट है। बोलता है दिस नेशन हैड कोर्ट्स, और इस नेशन में जो है, इस राष्ट्र में जो है वो कोर्ट था, यानी कि इस देश में लॉयर्स, वकील थे, डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह थे। और बोलता है कि बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन ये सभी लोग जो होते थे वो बॉन्ड्स, यानी कि एक सीमा में होते थे, एक नियंत्रण में होते थे। एवरीबॉडी न्यू दैट, और हर कोई ये बात को जानते थे, दिस प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये जो प्रोफेशन है वो कह सकते हैं विशेष रूप से बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ करता था, लोग इससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कमाई कर पाते थे। मोर एवर, इसके बावजूद भी, दिज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, इसके बावजूद भी जो है लोग किसी को लूटते नहीं थे, जो भी वकील और वैद होते थे वो किसी भी पब्लिक को लूटते नहीं थे। आगे देखिए क्या बोलता है, दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स नोट देयर मास्टर, और उन लोगों को वैद, वकील, डॉक्टर, ये सब जो भी होते थे लोगों पर आश्रित उनको माना जाता था, ना कि लोगों का स्वामी उनको माना जाता था। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, और जो जस्टिस होता था, जो न्याय जो होता था वो साफ़ सुथरा सहनीय रूप से होता था, यानी कि जिस चीज़ को हर कोई समझ सके, बर्दाश्त कर सके, केवल उतना ही स्पष्टता होती थी, सभी रूप से एकदम स्पष्ट रूप से
न्याय मिलता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और एक साधारण सा नियम ये होता था कि अदालत से जो है बचना है, कोर्ट से जो है एकदम बच के रहना है, कोर्ट नहीं जाना है। देयर वाज नो टाउट्स, और वहाँ पे जो है कोई बिचौलिए नहीं होते थे, टू लर पीपल इनटू देम, और बोलता है कि उस प्रकार के जो कोर्ट वगैरह होता है वहाँ पे किसी को बहलाने फुसलाने के लिए कोई जो होता है ना बिचौलिया दलाल ये सब नहीं हुआ करता था। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और इस प्रकार के जो दलाल और बिचौलिए जैसे होते थे भी बुराइयाँ, तो ये केवल राजधानियों में और उनके आसपास कुछ दूरी तक के दिखाई देते थे, बाकी क्षेत्रों में नहीं थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और जो कॉमन पीपल होते थे, जो आम लोग होते थे, साधारण जनता जो होती थी, वो स्वतंत्र रूप से अपने एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन को, अपने कृषि की खेती का जो है वो काम करते थे और अपने जीवन का पालन पोषण करते थे व्यवसाय करके। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे जो है वो अपने स्वराज्य का होम रूल का जो है वो आनंद लेते थे। आगे क्या बोलता है, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, वैसा ही इसके बहुत सारे अनुयायियों द्वारा भी वर्णित किया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का किसी भी कोने में, सो एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और दुनिया के किसी भी सभ्यता में, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्यों ने परफेक्शन को यानी कि पूर्णता को नहीं प्राप्त किया है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो एक टेंडेंसी है, एक जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता की अपनी एक प्रवृत्ति है कि ये नैतिकता को बढ़ाता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या प्रवृत्ति है, इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वो अनैतिकता को फैलाता है, अनैतिकता का प्रचार करता है। बोलता है कि द लेटर इज गॉडलेस, यानी कि लेटर यानी कि पश्चिमी सभ्यता है जो बात किए हैं वो ईश्वर विहीन है, वो भगवान में बिलीव नहीं करता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, जबकि बात पहले वाला जो है यानी कि हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो भगवान में विश्वास पे आधारित है। आगे बोलता है कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जितनी समझ होगी उतनी ही विश्वास करेगा लोग। बोलता है कि इट बी होप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, इसलिए भारत के हर प्रेमी को ये चाहिए कि टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि हर एक भारतीय को अपने ओल्ड सिविलाइजेशन से उसी प्रकार से पकड़े रहना चाहिए, चिपके रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार से कोई बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका हुआ रहता है। आगे बोलता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी कहते हैं कि मैं वेस्ट का, मैं पश्चिम का जो हूँ वो नफरती नहीं हूँ, नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बोलता है कि मैं तो उस पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ जो मैंने उस पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। किस लिए? तो फॉर टीचिंग में, ये बात सिखाने के लिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है, उसने हमें क्या सिखाया। तो बोलता है कि उसने हमें ये सिखाया कि इफ़ वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर भारत को अपने इस शिखर तक जाना है, अपने उदय को शिखर तक लेकर जाना है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो मैं स्पष्ट रूप से अपने देशवासियों को कहना चाहता हूँ क्या, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मैंने सालों साल की जो है अनुभव के आधार पे इस मॉडर्न सिविलाइजेशन की सालों साल की अनुभव के बाद जो है आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक सबक सीखा, एंड दैट इज, और वो ये है, दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि इसे हमें हर कीमत पे, हर हाल में इसे हमें दूर रखना चाहिए। आगे है व्हाट इज द
व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब वो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या कहता है कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये हमारे अंदर की जानवर की पूजा है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, और ये पूरी तरीके से शुद्ध रूप से भौतिकवाद है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और इसके अलावा मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। बोलता है कि इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर ये हर कदम पे भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में ना सोचे तो ये इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आगे है, बोलता है कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी, बोलता है कि शायद यह अनावश्यक है। इफ़ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक है। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, दो सभ्यताओं के गुणों के बीच, दो सभ्यताओं के विद्याओं के बीच तुलना करना शायद ये बेकार नहीं तो अनावश्यक ही है। इट इज़ लाइकली, यह संभवतः, दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू द क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, बोलता है कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने जो अपनी सभ्यता विकसित किया है वो अपने क्लाइमेट और सराउंडिंग्स, यानी कि अपने जलवायु और अपने वातावरण के अनुकूल किया हुआ विकसित अपनी सभ्यता को। बोलता है कि एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार से वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड टू आवर कंडीशन, और हमारी भी जो सभ्यता वो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों ही सभ्यता क्या है, सही है। इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, अपने अपने जगहों पे दोनों ही अच्छे हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, ये पैराग्राफ नंबर 12 तक के देखें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको अभी यहीं तक छोड़ देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 13 से लेकर के 24 तक देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या सही क्या गलत। आप अपनी सुझाव जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में।